हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम मेंस जो आपका 2022 का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें जो जीएस 3 का पोर्शन है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं उनको थोड़ा एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आप उन्हें तैयार कर सकते थे, क्या बेसिस स्ट्रक्चर वहां पर बनाया जा सकता है अगर इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर सामने आए। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें पेपर का लेवल किस तरीके का था, तो काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही कन्वेंशनल नेचर के हैं कि यूपीएससी ने इस तरीके का कोई बाउंसर यहाँ पर नहीं डाला है। थोड़े बेसिक से टॉपिक्स यहाँ पर पूछे हैं, अच्छे टॉपिक्स यहां पर पूछें जो कि हो सकता है आपने काफी बार पढ़े भी हो। एंड अगर आप प्रीलिम्स करके मेंस एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक ऐसे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन आपको पहले से भी होगी। तो अगर ओवरऑल देखें किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कि 4 क्वेश्चन थे आपके 10 नंबर के, टोटल आपका 40 नंबर के हो गए, और 4 क्वेश्चन थे आपके 15 नंबर के, मतलब 60। और तो मतलब जो लास्ट ईयर का हमने पैटर्न देखा कि 100 नंबर की आपकी इको पूछी गई थी मेंस में, तो वही चीज इस साल भी यहाँ पर रिपीट हुई है। हालांकि जीएस2 में भी ऐसे आपके 2 क्वेश्चन है जो कि थोड़े इकोनॉमी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, बट वो हम उसे गवर्नेंस में वहां पर कंसिडर करेंगे। बट ये ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा गया। तो आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे, किस तरीके से आप उन्हें वहां पर आंसर कर सकते थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बड़ा ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ते हैं कि ट्रिपल पीस की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी से रिलेटेड यहां पर बात रख दी गई। क्वेश्चन किस तरीके से था कि क्यों यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी रिक्वायर्ड है इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो इसके बारे में आपसे पूछी गई थी। फर्स्ट पार्ट आपका यही है। सेकंड पार्ट में क्या करें कि आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपका ट्रिपल पी मॉडल है इसका रोल जो रहेगा इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन इन इंडिया, इस पर्टिकुलर रोल को आप यहां पर एग्जामिन कीजिए। तो एग्जामिन वाला जब आपका डायरेक्टिव यहां पर लग गया है तो मतलब आपको थोड़ा अच्छे से इसके बारे में बताना है कि डेफिनेटली ये आपके रेलवे स्टेशन के लिए काफी अच्छा एक मोड रहेगा जिसके चलते हम उसे रीडेवलप कर सकते हैं, बट साथ साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी यहां पर एसोसिएटेड रहेंगे जिनको आपको यहां हाईलाइट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया जा सकता था कि स्टार्टिंग में आपको यहां पर जब खुद ही देख लीजिए 150 वर्ड में आपको लिखना है, 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो इतनी आपके पास बैंडविड्थ नहीं है वर्ड्स की या टाइम की भी कि आप वहां पर जाके डायरेक्टली ट्रिपल पी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। ठीक है जी, अगर आप ट्रिपल पी को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे इजीली 20 से 30 या आपके इतने वर्ड्स वहां पर यूज हो जाएंगे जिनको यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा भी नहीं गया है। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि क्यों यहां पर ट्रिपल पी की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से या पिछले काफी सालों से हम एक तरीके का यहां पर मोड देख रहे हैं, एक तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ देख रहे हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो ये मोड है ये सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब इसका रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि डेफिनेटली यदि सरकार ही, अगर पब्लिक ही यहां पर जो पब्लिक पार्टी है मतलब जो सरकार है, अगर वही सभी तरीकों की इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहां पर करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनके पास उतना पैसा भी अवेलेबल होना जरूरी है। किस तरीके से उसको फर्दर आके लेके जाना है, कैसे अपने जो उनकी एफिशिएंसी उसको यहां पर अचीव करना है, तो नंबर ऑफ लूप होल्स ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है। तो आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आप डायरेक्टली यहां पर बता देंगे कि जी हां ट्रिपल पी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ट्रिपल ईज। कौन से वो ट्रिपल ईज हैं और उनके बारे में हम बात करें कि डेफिनेटली हम यहां पर चाहते हैं कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहां पर होगी तो जब प्राइवेट प्लेयर इसमें आएगा उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करेगा, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको हैंड ओवर कर देगा सरकार को, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे यहां पर रिसोर्सेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम सस्टेनेबल यूजेबिलिटी के लिए, कि वहां कोशिश करेंगे कि कम से कम रिसोर्सेज वहां पर लगे। ठीक है जी, तो इकोनॉमी वहां पर इंश्योर होगी उस प्रोजेक्ट की, इकोनॉमिकली आपका वायबल रहेगा। सेकंड, हम यहां पर क्या कहेंगे कि डेफिनेटली जो उनके द्वारा काम यहां पर किया जाएगा वो एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा। कोशिश रहेगी उनकी, क्योंकि उन्हें भी वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, उनको यहां पर कोशिश रहेगी जो उनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम से कम रखा जाए। तो जो स्टार्टिंग में ही जब प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा तो उसमें एफिशिएंसी इस तरीके की रखी जाएगी कि बाद की जो अर्नडम कॉस्ट है वो उनकी मिनिमम से मिनिमम रहे। तो सेकंड ही आपका यहां पर पूरा हो गया। थर्ड ही में यहां पर बात होती है इफेक्टिवनेस की, कि कितने टाइम पीरियड में उसे कंप्लीट करते हैं। यदि बहुत सारे रिसर्च डेटा को अगर हम वहां पर इवेल्युएट करें या उसके हिसाब से अगर हम बहुत सारी जो ऐसी स्टडीज भी वहां पर आती हैं उनके हिसाब से बात करें कि सरकार बहुत सारा पैसा यहां पर नुकसान में चली जाती है जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की जो इंप्लीमेंटेशन है, जो उनकी कंप्लीशन है वो यहां पर डिले हो जाती है। ठीक है जी, कि वहां पर डेफिनेटली वर्किंग आवर्स वहां पर बढ़ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा लेबर पेमेंट वहां पर करनी पड़ रही है, तो
एक टाइमलाइन के अंतर्गत प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। तो उसमें इफेक्टिवनेस का पॉइंट यहां पर आप डाल सकते हैं कि इन 3 ईज की वजह से हम कह सकते हैं कि यहां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से इस मॉडल का हम यूज करते हुए कोशिश कर सकते हैं या इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में कैरी आउट किए जा रहे हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिकली वायबल हो, एफिशिएंटली तैयार किए जाएं और उतने ही अच्छे तरीके से या उतनी ही इफेक्टिवनेस के साथ वो टाइम पीरियड के अंतर्गत वहां पर पूरे भी किए जाएं। तो ये आपको बेसिकली एक इंपॉर्टेंस यहां पर रहेगी या जो सिग्निफिकेंस यहां पर रहेगी उसको आप दर्शाएंगे क्यों यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पीपीपी इंपॉर्टेंट है। ये तो रही पहले क्वेश्चन की डिमांड। सेकंड जो यहां पर बात की जा रही थी कि एग्जामिन कीजिए रोल ऑफ ट्रिपल बी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। अब रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट की बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या बात रखी गई है, रीडेवलपमेंट। अर्थात आप डायरेक्टली इस चीज को पॉइंट आउट कीजिए कि जितने भी रेलवे स्टेशन की यहां पर डेवलपमेंट होगी वो एक तरीके के ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ग्रीनफील्ड ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेगा जो कि फ्रॉम द स्क्रैच वहां पर ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू वहां पर तैयार किए जा रहे हैं। मोस्टली रीडेवलपमेंट का ही काम वहां पर किया जा रहा है, ठीक है जी। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स ही वहां पर आपके इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। अब उसके तरीके से आप थोड़े बहुत हाईलाइट्स वहां पर दे सकते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स वहां पर कोट कर सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी सारे चल भी रहे हैं, कहीं का नया उद्घाटन भी यहां पर हुआ है जो कि नए प्रोजेक्ट्स यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली का जो आपका रेलवे स्टेशन है उस पर यहां पर बात की जा रही है उसको कैसे ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू रीडेवलप किया जा सके, बेटर से बेटर क्वालिटी की सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जा सके। तो उस चीज को आप थोड़ा बहुत यहां पर मेंशन करेंगे कि जी हां ट्रिपल पी के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट यहां पर जरूर कर सकते हैं। अब उसकी सिग्निफिकेंस यहां पर क्या रहेगी कि डेफिनेटली जब ऐसे प्राइवेट पार्टी आके वहां पर पैसा लगाएगी, कोशिश करेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को तैयार करना, तो उसके चलते क्या रहेगा, बेटर कस्टमर डिलीवरी वहां पर रहेगी, ठीक है जी। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी वहां पर इंश्योर कर पाएंगे। साथ ही साथ हेल्थ और जो सैनिटेशन की बात करते हैं, हाइजीन और सैनिटेशन की बात करते हैं रेलवे स्टेशन में, हम उसको भी वहां पर इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके अलावा जो आपकी ऑपरेटिंग रेशियोज रहेंगी, ठीक है, रेलवे की आपको पता है ना ऑपरेटिंग रेशियोज बहुत ही कम यहां पर रहती हैं कि अगर वहां पर कमाई उनकी 100 रुपए हो रही है तो खर्चा उनका 95, मतलब 5 रुपए का ही प्रॉफिट वहां पर जनरेट हो पा रहा है, उसमें यहां पर हम इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि और अच्छे तरीके से फास्ट डेवलपमेंट हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपका जो सरकारी विभाग है वो इस चीज पर काम नहीं कर सकता, बट जो प्राइवेट यहां पर हम पार्टी लेके आ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डेवलपमेंट यहां पर होनी हो उसमें कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेन यहां पर सरकार के ऊपर पड़े, प्राइवेट पार्टी उस फाइनेंशियल स्ट्रेन को उठाए, वहां पर रेवेन्यू शेयर करे और सरकार भी यहां पर रेवेन्यू जनरेट करते हुए कुछ ना कुछ अपनी नई रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन कर सके। तो डेफिनेटली उसके चलते काफी अच्छे तरीके से आप यहां पर इसकी हाईलाइट कर सकते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। अब आपने सिग्निफिकेंस यहां पर हाईलाइट कर दी, बट अब क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या यूज हुआ है कि एग्जामिन करना है, तो डेफिनेटली उसके चलते कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी यहां पर रहेंगे जो कि आप 3 से 4 पॉइंट्स में शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि अब ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स अगर उतरना चाहते हैं या उतर भी रहे हैं आपके रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट में, तो वो कोशिश यही करेंगे कि प्रॉफिट उनका सबसे ज्यादा यहां पर बने। अब हो सकता है उसके चलते जो रेलवे सर्विसेज जो अवेल की जाती हैं, ठीक है जी, प्लेटफॉर्म पर अगर आपको पानी मिल रहा है या किसी प्रकार की आप टॉयलेट फैसिलिटीज वहां पर यूज करने जा रहे हैं, हो सकता है वो महंगी कर दी जाए, पानी की बोतल आपको महंगी मिल जाए। जैसे एयरपोर्ट्स में जब आपका ट्रिपल पी आया, डेफिनेटली उसकी वजह से जो अंदर की सर्विसेज थोड़ी महंगी वहां पर हो जाती हैं, तो वो आपका इंपॉर्टेंट चैलेंज यहां पर रहेगा। उसके अलावा अब यहां जो प्राइवेट प्लेयर्स इस तरीके के प्रोजेक्ट्स उठाएंगे उनकी कोशिश रहेगी कि उन रेलवे स्टेशंस को यहां पर बेसिकली टारगेट किया जाए, उन रेलवे स्टेशंस के ऊपर इस तरीके की डेवलपमेंट की जाए जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा पैसेंजर की मूवमेंट भी है। तो जो बाकी रेलवे स्टेशन हैं वो यहां पर पीछे रह जाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हम एक चैलेंज यहां पर जो रहता है उसको यहां पर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को कि जो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर इतना पैसेंजर मूवमेंट नहीं है, इतना ट्रैफिक नहीं है, कि वहां पर थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जा सके कि आप चलो थोड़ा यहां पर जो आपका पीरियड रहेगा रेवेन्यू जनरेशन का, आप उसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके के चैलेंजेस आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस आप मेंशन करके आप बता देंगे कि जी हां इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए ट्रिपल पी मॉडल, और उसकी इंपॉर्टेंस आप सिग्निफिकेंस के थ्रू वहां दर्शाएंगे। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि ओवरकम करने जरूरी हैं, और इन दी एंड आप इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे कि अफोर्डेबल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि जो हमारा देश का गरीब नागरिक है वो भी सबसे ज्यादा आपके इस तरीके से रेलवे सेगमेंट को ही यूज करता है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब उन्हें एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस वहां पर जाना हो, लंबे ट्रेवल्स वहां पर करने हो, तो हमें जरूरत है यहां पर सभी के बारे में ही, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में सोचते हुए इन प्रोजेक्ट्स की रीडेवलपमेंट करना। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहां पर रहेगा, बट इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको कौन से ध्यान रखने कि ट्रिपल ई जो कि सिग्निफिकेंस दिखाएंगी पीपीपी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और जो लॉसेज हो रहे हैं सरकार को कि सरकार यहां पर घाटे में चल रही है, तो
प्राइवेट प्लेयर आएगा तो इन लॉसेस को भी हम वहां पर कम कर पाएंगे, और सरकार द्वारा जो यहाँ पर केपेक्स या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरीके का किया जा रहा है वो भी हम कम से कम कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपको चीजें रहेंगी जो कि यहाँ पे दर्शानी होंगी। अब अगर हम बात करें कि कैसे, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, किस तरीके से आप स्लीपिंग क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, कैसे आप इससे आंसर कर सकते थे, तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं कि ट्रिपल पी बहुत समय से यहाँ पर पूछा जा रहा है। टाइम एंड अगेन हम इसके बारे में डिस्कशन भी करते रहते हैं थ्रू आउट द लेक्चर्स, थोड़े थोड़े पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिस्कशन इसका होता रहता है। रेलवे से रिलेटेड अलग से हमने अपने जो आपका मेंस का पूरा कॉम्पोनेंट है, जो आपको लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें रेलवे का सेगमेंट हमने पूरा अलग से डिस्कस किया है। तो कोरिलेशन बिठाना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और यदि आप उस कोरिलेशन को यहाँ बिठा पाएंगे तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को काफी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो आई होप जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, और जिनके लिए ये पहली बार आने वाला जो अटेम्प्ट है वो पहला होने वाला है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे जो की पॉइंट यहां पर रहेगा, कौन सबसे ज्यादा मार्क्स यहां पर जनरेट करके बता पाएगा, कि यहां आपको रेलेवेंट चीजें लिखनी है। यहां ट्रिपल पी को डिफाइन नहीं करना है क्योंकि उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में डिमांड में रखी गई हैं, आपको जरूरत है यहां पर शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पर अपना आंसर यहां पर लिखने की, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आप दिखा सकें कि जी हाँ आपको पूरे इस टॉपिक की कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल नॉलेज है, आपको हर एक चीज के बारे में पता है। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर बात हो रही थी इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। अब ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है आए साल आपसे पूछा ही जा रहा है, बट इस बार थोड़ा अलग ट्विस्ट के साथ पूछा गया। बात हो रही है कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत पॉसिबल है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि स्टेट कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अब फिर से दोबारा से 2 पॉइंट क्वेश्चन यहां पर आपका तैयार हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में बात हो रही है कि मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर हो सकती है, कि क्या ये पॉसिबल है। बेसिकली आपसे यहां पर आपका जो सजेशन है या जो आपका यहां पर कॉमेंट पूछा जा रहा है क्या रहेगा, कि आप इस चीज को मानते हैं नहीं मानते हैं। तो यहां पर जो सबसे अच्छी अप्रोच क्या रहेगी कि आप दोनों साइड के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन कीजिए। आप बताइए, पहली बात मार्केट इकोनॉमी, पहली आपको बताना नहीं है मार्केट इकोनॉमी क्या चीज है, बट आपको पता होना जरूरी है कि मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से यहां पर रन करती है, अर्थात कि जो भी चीजें रहेंगी मार्केट प्लेयर द्वारा वहां पर डिसाइड की जाएंगी, कि सरकार का कम से कम यहां पर इंटरवेंशन रहेगा। जैसे कि आपकी यूएस की इकोनॉमी जिसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेसिकली कहते हैं, ठीक है जी। फिर आती है आपकी कमांड इकोनॉमी, कि जहां पर जो भी मार्केट जिस तरीके से काम करेगी, जिस तरीके से पूरी हमारी इकोनॉमी रन होगी, वो सरकार द्वारा वहां पर डिसाइड की जाएगी। जैसे कि आपकी रशिया का एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। हम क्या है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी के एक हिस्से बनते हैं, कि हम दोनों के ही जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं हम उसको इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, और उस हिसाब से हम मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जांपल यहां पर बन जाते हैं। बट अब ये पूछा जा रहा है कि क्या मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है। तो यहां आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि डेफिनेटली आपको इंक्लूसिव ग्रोथ विया मार्केट इकोनॉमी के प्रोज भी बताने पड़ेंगे और कॉन्स भी बताने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात अगर हम समझने की यहां पर कोशिश करें कि कैसे इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर किया जा सकता है, कि प्रोज में क्या बात रहेगी कि डेफिनेटली मार्केट इकोनॉमी में क्या कह रहे हैं कि जितने भी कैपिटलिस्ट रहेंगे उनको थोड़ी खुली आजादी यहां पर मिल जाएगी, अपने तरीके से वो काम कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स वहां पर जनरेट कर सकते हैं। उसका प्रो हमारे लिए क्या रहेगा कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, कि डेफिनेटली जब इस तरीके से कॉर्पोरेट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स वहां पर जनरेट करेंगे, उतना ही टैक्स उन्हें वहां पर पे करना पड़ेगा। जितना टैक्स उनकी द्वारा पे किया जाएगा उतना ही सरकार का यहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा। सरकार का ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो इन दी एंड क्या होगा, उस रेवेन्यू से जो इस तरीके के आपके वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए वैसी जो स्कीम्स यहां पर रन की जाती है, इनिशिएटिव्स यहां पर रन की जाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, वो उतने ही एफिशिएंटली या उतने ही लार्ज स्केल पर हम रन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो आपका प्रो आ गया। साथ के साथ और क्या हो सकता है यहां पर पॉइंट की सीएसआर की आप बात मेंशन कर सकते हैं कि जी हाँ, अगर कंपनीज इतना प्रॉफिट यहां पर जनरेट करती है तो सीएसआर के थ्रू उतना उन्हें सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर भी यहां पर आ सकें। बट वहीं कॉन्स भी आपके यहां पर अवेलेबल है कि यदि फ्री मार्केट रही, मिनिमम सरकार की रेगुलेशंस रही, तो कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं रहेगा जो कि वीकर सेक्शन तक यहां पर पहुंच पाए। तो आपने दोनों ही चीजें यहां पर हाईलाइट करनी है। तो हमें यहां पर किस तरीके की जरूरत है या कैसे आप इस पार्ट को कंक्लूड भी कर सकते हैं। अब यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पार्ट को यहीं के यहीं कंक्लूड कर दीजिए, ये कहते हुए कि हमें मार्केट इकोनॉमी के कुछ कुछ फीचर्स चाहिए जिनमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स के पास थोड़ी ज्यादा आजादी रहे, सरकार की कम से कम इंटरवेंशन रहे, बट थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन भी चाहिए वीकर सेक्शन के लिए, कि जो सीएसआर के ऑब्लिगेशंस आप थोड़ी ज्यादा बढ़ा दीजिए, या जो लिमिट आपने रखी है कि इतने से इतनी कंपनीज ही आपकी सीएसआर ऑब्लिगेशंस पूरी करेंगी, उस लिमिट को थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए ताकि बाकी कंपनीज भी उसके अंतर्गत आ सकें। आपको एमएसएमईज के ऊपर यहां पर काम करना
पड़ेगा साथ के साथ, तभी हम इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी के अंदर देख पाएंगे। तो ये चीज आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जो सेकंड पार्ट है उसको भी यहां पर एड्रेस कर दीजिए और दोनों का कंक्लूजन एक साथ यहां पर दे दीजिए। तो सेकंड जो पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, तो जो आपकी जनधन स्कीम है, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना यहां पर रखी गई थी, जिसके चलते जितने भी हमारे अनबैंक्ड एडल्ट्स थे उनका बैंक अकाउंट यहां पर खोलने की बात रखी गई थी, तो उसी की सिग्निफिकेंस आपने यहां पर हाईलाइट करनी है। ठीक, किस प्रकार से वो हेल्प करेगी इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। कैसे कि बैंकिंग सर्विसेज जब सब लोग अवेल करेंगे, लोग ज्यादा लोग अपना पैसा डिपॉजिट कराएंगे, उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली उस तरीके से यहां पर एक ग्रोथ हो सकती है। अब ये जो क्रेडिट अवेलिंग फैसिलिटी है कि ज्यादा लोग जब आपके बैंकिंग सिस्टम से जुड़े रहेंगे उतना ही इजीली वो क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स हैं उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का उनके पास एक्सेस रहेगा, तो अपना क्रेडिट लेके अपना अगर उनको छोटा सा कोई एंटरप्राइज है उसको डेफिनेटली वो ग्रो कर सकते हैं, उसकी उनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के एम्बिट में आके डेफिनेटली प्रोटेक्शन वाले जो जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह चीजें होगी, ठीक है जी, आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगी, ये सभी चीजें आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं इस तरीके की बेनिफिट्स। अगर आपको इस तरीके की बेनिफिट्स रहेंगे तो आप उस तरीके से इकोनॉमी का बहुत अच्छा हिस्सा यहां पर बनेंगे। और फर्दर जो जितना भी पैसा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते, जो हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन से फॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करने का, तो जो आपका पैसा इस तरीके से सरकारी या जितने भी आप किसी भी बैंक अकाउंट में वहां पर रखवाते हैं, तो डेफिनेटली उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगी, जो कि इन दी एंड आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स रहेंगे जिनके आधार पर आप बता देंगे कि जी हाँ, ये रही आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की सिग्निफिकेंस इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। फिर इन दी एंड आप क्या कह सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ कुछ लूप होल्स भी हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कि जी हाँ, डोरमेंट जो आपके अकाउंट इस तरीके के हैं या आपके जो ऐसे अकाउंट्स को लाइव रखना बहुत जरूरी है। लोगों को डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। यदि आप सभी चीज जो हम बात करते हैं ना AAA के बारे में, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक में हम इस चीज की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमें AAA के ऊपर यहां पर काम करना जरूरी रहेगा। साथ के साथ यदि आप सभी चीजें सर्विसेज प्रोवाइड भी कर देते हैं ऐसे हमारे अनबैंक्ड सिटीजंस को, तो उनको उन सर्विसेज को कैसे यूज करना है वो भी यहां पर सिखाना बहुत जरूरी रहेगा। तभी हम इन तरीके के जो इनिशिएटिव्स है प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे, उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स यहां पर रीप कर पाएंगे। तो एक तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा यहां पर आपके लिए एक ट्विस्ट यहां पर डाला गया था कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर बताइए कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है। तो वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप प्रोज भी बता दीजिए, उसके कॉन्स भी बता दीजिए, और कहिए कि मार्केट इकोनॉमी जहां पर थोड़ा कॉर्पोरेट प्लेयर्स के पास ज्यादा आजादी रहे अच्छे से ऑपरेट करने की, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट यहां पर आपको वीकर सेक्शंस के ऊपर स्पेशल कंसिडरेशन भी रखनी पड़ेगी, तभी हम उस तरीके की इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर देख पाएंगे। ठीक है जी। और वहीं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो आपका कंक्लूजन रहेगा कि जी हाँ, जो आपके चैलेंजेस हैं इस तरीके के पीएम जनधन योजना से रिलेटेड, आपको उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी यहां पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम इस तरीके के जो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट्स हैं वो यहां पूरे भी कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में भी देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक सा लेआउट यहां पर रहेगा जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। अब इसमें मेजर पॉइंट रहेगा कि कैसे आप फर्स्ट पार्ट कौन सा करते हैं। सेकंड पार्ट तो ऐसा चीज है जो कि आपने हर जगह किसी भी नोट्स में या किसी भी लेक्चर में कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होगी। तो आई होप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, और जो लोग नया अभी तैयारी कर रहे हैं, नए साल की नए अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर डिमांड जस्टिफाई की गई है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, किस तरीके से आपको क्रॉस फॉर्मेट में पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे यहां पर लिखना है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा कन्वेंशनल नेचर का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि हाँ जी, बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आप डेफिनेटली जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां या आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में चीजें तो पता रही ही होंगी। तो पूछा गया था कि बताइए कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं आपके पीडीएस से रिलेटेड इंडिया में, और उसको किस तरीके से इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट यहां पर बनाया जा सकता है। अब यदि आप स्लीपी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेंस अ डे का इनिशिएटिव हमने रन किया था मेंस से पहले, यदि आपने उसको एकदम रिलीजियसली फॉलो किया है, तो इस आंसर का पूरा कंटेंट हमने एक लेक्चर में शेयर किया था। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि पहली बात किस तरीके से आप इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। कि पहली बात पीडीएस के बारे में बता दीजिए कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। डेफिनेटली उस तरीके से जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पीडीएस जैसे सिस्टम के थ्रू यहां पर पहुंचा पा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की यहां पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प यहां पर इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन रखेंगे, क्योंकि मेजर जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है या मेजर जो डिमांड है वो है चैलेंजेस की, कि बताइए कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं, आप उन्हें यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। उनके बाद आप बताएंगे कैसे इस पूरे सिस्टम को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके लिए आप वे फॉरवर्ड लास्ट में देंगे। तो ये रहा वो लेक्चर जो हमने इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। उसमें जो आपका लास्ट टॉपिक था रीडिजाइनिंग द पीडीएस सप्लाई चेन, तो उसमें हमने चैलेंजेस डिस्कस किए थे कि जी हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास इनसफिशिएंट है, बेनिफिशियरीज के आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, सभी को ही, यदि हमारे कुछ जो गरीब इस तरीके के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, सिर्फ उन्हीं तक ये बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे जो फूड ग्रेन्स पहुंचाए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं तक वो सीमित रहे। जो आपके मिडिल इनकम ग्रुप के भी हैं वो भी इस तरीके से इन सर्विसेज को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, तो जिनको जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। फिर जो आपका गैप है बिटवीन द रिक्वायर्ड एंड जो आपकी वहां पर एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको यहां पर पूरा करना पड़ेगा, ताकि उस तरीके से आप जितने भी ये इतने फूड ग्रेन्स अगर हमारे देश में तैयार हो रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं, तो इतने फूड ग्रेन्स जो तैयार हो रहे हैं वो आपके यहाँ पर खराब ना हो, किस तरीके से सड़े ना, तो उसके लिए एफिशिएंट तरीके की स्टोरेज कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। या जो आपके बोगस कार्ड्स हैं, गोस्ट कार्ड्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामने क्या आता है आपके पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड, कि हम यहाँ फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर पाते हैं बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर नहीं कर पाते। तो उसके लिए वे फॉरवर्ड के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए थे, और इसमें जो आपका ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, कि आपके जो एकदम ग्रास रूट लेवल से भी, जो आपके ग्राम पंचायत लेवल से भी यहां पर उनकी एंगेजमेंट होना जरूरी है, कि किस तरीके से बेनिफिशियरीज की आइडेंटिफिकेशन वहां पर होनी है, ताकि उस तरीके की ट्रांसपेरेंसी यहां पर बनी रहे। और जिन सिटीजन्स को इस प्रकार के सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स की आवश्यकता है, सिर्फ वही वो ऐसे फूड ग्रेन्स वहां पर अवेल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सभी को ही सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स यहां पर हम प्रोवाइड करते रहे, तो जो हमारी सरकार का फूड सब्सिडी का बिल है वो भी यहां पर बढ़ता जाएगा। तो चैलेंजेस में आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि फूड सब्सिडी का बिल यहां पर बढ़ सकता है। तो ये बेसिक सी अप्रोच रहेगी, सिंपल सा कन्वेंशनल सा टॉपिक था, जो कि एग्जाम से पहले ही हमने एक बार डिस्कस भी किया था, पूरे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर, सिग्निफिकेंस भी इसके बारे में यहाँ पर बात की थी। आई होप आपने इस लेक्चर को यहाँ पर देखा हो, यदि आप इस बार मेंस लिख रहे हैं, और उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर भी किया हो। तो सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रखना था कि क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्मेट में पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पर, क्योंकि 150 वर्ड्स का आपका ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चीजें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं, चैलेंजेस पूछे गए हैं, कैसे उसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है वो भी यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पर क्रिस्प फॉर्मेट में मैक्सिमम पॉइंट्स रखते हुए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करने थे। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मैं दोबारा से वही बात कहूंगा कि हमारा द्वारा जो मेंस डे का इनिशिएटिव था, उसमें एक पर्टिकुलर लेक्चर था यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। उसके अलावा यदि आपने मेन टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स वहां पर फॉलो किया है, तो उसमें भी काफी सारे आपके एफपीआई इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो बात रखी गई थी कि बताना था कि क्या यहाँ पर स्कोप है और क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पहले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आप थोड़ा बहुत चीजें बता सकते हैं कि जी हाँ, इंडिया में मोस्टली आपके इस तरीके की प्राइमरी प्रोसेसिंग जैसी एक्टिविटीज बहुत सारी की जा रही हैं। हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक फाइनल गुड में, जिसमें हम अभी भी सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग तक ही सीमित हैं। बट स्कोप के बारे में बात करें कि जी हाँ, इतनी ज्यादा अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, उनको स्किल सेट वैसा प्रोवाइड करना है, उन्हें वैसी मशीनरीज यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जिसके चलते हम इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। फिर कुछ रिपोर्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं सिग्निफिकेंस या स्कोप के लिए कि जी हाँ, हमारे द्वारा बहुत सारे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, साथ के साथ अगर ये जो चेन है आपके रॉ मटेरियल से लेके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, अगर इस चेन को अच्छे से एफिशिएंटली तरीके से यहां पर बिल्डअप कर दिया जाए, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स यहां पर देखेंगे, दोनों के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी और हमारे जो फार्मर्स भाई बंधु हैं जहां से हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर भी कर रहे हैं। तो वो आपका स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस यहां पर आ जाएगा। चैलेंजेस में आप थोड़ी बहुत चीजें यहां पर मेंशन कर देंगे कि जी हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, कि प्राइमरी प्रोसेसिंग के ऊपर ही हम अभी तक काम कर रहे हैं, उस तरीके से इसको बढ़ा नहीं पाए हैं। उसके अलावा जो आपकी लोगों में जो स्किल सेट चाहिए हमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वैसा स्किल सेट आपका इंडस्ट्री लेवल पे वहां पर अवेलेबल नहीं है, वैसे एजुकेशनल आपकी इनपुट वहां पर अवेलेबल नहीं करवाई जा रही हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, उसको आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इलैबोरेट करने को ही कहा गया है। बट जो आपके चैलेंजेस वाला पार्ट रहेगा 2 से 3 पॉइंट में आप यहां पर मेंशन करेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या रहेगा कि आप स्कोप और सिग्निफिकेंस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देंगे कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इसका जो अनटैप्ड पोटेंशियल है इंडिया के लिए बहुत जरूरी है उसको टैप करना। अब किस तरीके से वो कर सकते हैं, वो आप इन दी एंड वे फॉरवर्ड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पूरा आपका ये इस तरीके का लेक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड।
मेंस अ डे में, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए थे कि किस प्रकार से आपके अराउंड 2 मिलियन पीपल एंगेज्ड हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ। अगर 2018-19 का हम डेटा देखें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो यही कुछ चीज़ें रहेंगी कि बिगेस्ट एम्प्लॉयर है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो यही कुछ चीज़ें रहेंगी जिनको आप मेंशन करके अपने आंसर को स्ट्रेंथन यहाँ पर कर सकते हैं और अच्छा आंसर वहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा समय इस चीज़ पे हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि बहुत बार टॉपिक आपका डिस्कस भी हुआ है। मेंस टेस्ट सीरीज में आपका ये टॉपिक डिस्कस हुआ है कि क्या इनकी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठा सकते थे। उसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन वहाँ पर मेंस टेस्ट सीरीज में यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग सा आपसे पूछा गया था। बात कही जा रही थी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, कह रहे हैं इसको कि एक्सप्लेन कीजिए स्टेटमेंट को। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि सजेस्ट कीजिए एक ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लेबर एक्टिविटी। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट, 250 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना था। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अब सबसे पहले ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है लेबर प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो टोटल आपकी वैल्यू ऑफ द गुड जॉब सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है अपॉन द वर्किंग आवर्स, कि कितने वर्किंग आवर्स लग रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी यहां पर आती है। तो यदि हम कह रहे हैं कि इन द रीसेंट पास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी रीसेंट पास्ट में हुई है, अब ये जो रीसेंट पास्ट है ये हो सकता है यहां पर एग्जामिनर का पॉइंट 1991 के बाद से का हो, क्योंकि रीसेंट पास्ट में एज सच हमने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी विटनेस नहीं की है। ठीक है जी, पैंडेमिक बीच में आ चुका था, उससे पहले आपकी काफी सारी डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की जब इंप्लीमेंटेशन थी तब हमारी थोड़ी ग्रोथ यहाँ पर हैम्पर हुई थी। ऐसे हमने कोई स्काई रॉकेटेड ग्रोथ नहीं देखी। स्काई रॉकेटेड जो ग्रोथ हमने अगर देखी हो तो हमारे 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से ही हमने वहां पर देखी है। तो आपको उसके आधार पर इस क्वेश्चन को यहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट के उस सिनेरियो के हिसाब से आप इस स्टेटमेंट को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब किस प्रकार से यहां पर इकोनॉमिक लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो लेबर प्रोडक्टिविटी आप मेंशन कर दीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स हैं, हार्डली 10 से 15 वर्ड्स आपके लगेंगे जहां पर आप बताएंगे कि किस तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं। अब लेबर प्रोडक्टिविटी अगर यहां पर बढ़ी है उसका मतलब क्या है कि जीडीपी के नंबर यहां पर बढ़े हैं और वर्किंग आवर्स यहां पर कम होते जा रहे हैं। तो वर्किंग आवर्स से कम होने का मतलब क्या है कि लोग और ज्यादा एफिशिएंटली यहां पर काम कर रहे हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं कि इंडिया में जो हम बात करते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, अर्थात क्या है कि नई जॉब्स यहां पर क्रिएट नहीं हो रही, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट जो होल्ड करके बैठे हुए हमारे सिटीजन हैं उनके द्वारा जो एफिशिएंसी है वो यहां पर इंप्रूव हो रही है। तो दोनों ही एंगल्स में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके हिसाब से आप बता सकते हैं अब कैसे इंक्रीज आया है लेबर प्रोडक्टिविटी में, उसको आप थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे कि जी हाँ नई मशीन्स यहाँ पर आई, एफडीआई नहीं आई, एफडीआई के चलते जो बाहर की मैनेजमेंट स्किल्स थी वो यहाँ पर इंक्लूड की गई, जिसके चलते हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर एनहांस हुई है, नए नंबर्स हमने यहाँ पर पुट फॉरवर्ड किए हैं। इसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस हिसाब से इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जी हाँ हमारे यहाँ पर इंडिया में लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा पेंडेमिक के बाद की भी आप ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर से भी कहीं ना कहीं लेबर प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हुई है, कि पहले जो 8-8 घंटे रह के काम कर रहे थे लोग ऑफिसेज में, अब वो 3 से 4 घंटे में घर बैठे हुए काम वहां पर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वर्किंग आवर्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पर बढ़ी रही है। अब जो यहाँ पर सेकंड पार्ट आता है कि सजेस्ट करना है ग्रोथ पैटर्न जिसके चलते यहाँ पर आपकी और जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं, उसको आप कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली आप ये बताएंगे कि हमें जो ऑलरेडी ऐसे आपके सेगमेंट्स हैं जहां पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है या उस तरीके से ग्रो नहीं हुई है, वो कौन से हो सकते हैं आपके एग्रीकल्चर जैसे, ठीक है जी, या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है कि हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर डेवलप करने की, बट अभी भी उस तरीके से हम इतनी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं देख पा रहे। तो उसमें क्या ग्रोथ पैटर्न रहेगा कि जी हाँ आपको थोड़ी मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का इनकलकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, टेक्सटाइल्स या जो आपके ऐसे बाकी सेक्टर्स हैं उनमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो आपकी लेबर वहाँ पर काम कर रही है उनकी स्किल इंप्रूवमेंट की जा सके, ताकि उस हिसाब से जो उनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वहाँ पर वो काम कर रहे हैं एक यूनिट को तैयार करने में, वो यहाँ पर कम हो जाए। इन दी एंड तो हमें या फिर जीडीपी का नंबर बढ़ाना है या फिर वर्किंग आवर्स यहाँ पर कम करने हैं, बट
बट आप खुद ही सोचिए, जब आपकी एफिशिएंसी किसी काम से रिलेटेड वहां पर बढ़ जाए, जो काम पहले आप 8 घंटे में कर रहे थे अब उसको आप 4 घंटे में कर रहे हैं एक स्किल सेट एक्वायर करने के बाद, तो डेफिनेटली वहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वही चीज आपसे बोली गई थी कि आपको एक ग्रोथ पैटर्न यहां पर दिखाना है, जिसके चलते यहां पर और जॉब्स की क्रिएशन की जा सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो और जॉब्स की क्रिएशन किस तरीके से यहां पर की जा सकती है कि डेफिनेटली आप यहां पर कोशिश कीजिए एग्रीकल्चर को थोड़ा मॉडर्नाइज कीजिए ताकि ज्यादा लोग वहां पर जुड़े। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोशिश कीजिए कि सरकार जिस तरीके से पीएलआई स्कीम के अंतर्गत नंबर ऑफ रिफॉर्म्स यहां पर लेके आ रहा है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को अपने अंतर्गत यहां पर लेके आ रहा है, उसके थ्रू एक्सपेंशन होगी ऐसे इंडस्ट्रीज की, और जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगी, उस हिसाब से स्किल सेट की इंकल्केशन होगी, तो डेफिनेटली उसी रिक्वायर्ड लेवल पे वो वहां पर काम भी कर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि आप इस ग्रोथ पैटर्न और वे फॉरवर्ड में यहां पर सजेस्ट करेंगे। बट साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि हमें यहां पर इंश्योर करना है कि जो हमारा ये ज्योग्राफिकल जो हमारे पास डिविडेंड अभी यहां पर अवेलेबल है, ठीक है जी, कि उसको भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके से यहां पर उसके बेनिफिट्स रीप करें। ऐसा ना रहे कि इन द लॉन्गर रन जो हमारे पास इतनी सारा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है ये आपका लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, अभी एसेट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अभी टाइम है कि इन सभी चीजों के आधार पर यदि हम काम करें तो उसके थ्रू हम इस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर सकते हैं और एंड में अपना कंक्लूजन यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं कि जी हाँ, पिछले कुछ सालों से हम मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ रिफॉर्म्स यहां पर लाए जा रहे हैं, बस यही रिफॉर्म्स को थोड़ा और यहां पर मॉडर्नाइज करना है और यहां पर इन्हें थोड़ा पीपल सेंट्रिक बनाना है, तो डेफिनेटली हम उस तरीके की ग्रोथ यहां पर देख पाएंगे। तो ये एक तरीके का आपका पैटर्न रहेगा जिसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो कि आप डेफिनेटली किसी नोट्स में आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा, ये एक आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी, तभी आप बता पाएंगे कि किस प्रकार से रिसेंट पास्ट में इस आपकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है यहां पर बढ़ी है। आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स वहां पर कोट करने पड़ेंगे, उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम आ गया, एफडीआई रिफॉर्म्स यहां पर आ गया, टेक्नोलॉजी इनकल्केशन जो आपकी यहां पर हुई है, मशीन्स का यूजेज यहां पर बढ़ता जा रहा है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से, प्राइवेटाइजेशन वहां पर बहुत ज्यादा हुई है, तो इनके थ्रू आप बता सकते हैं कि जी हाँ, लेबर प्रोडक्टिविटी वहां पर इंक्रीज हुई है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट यहां पर अच्छे से आंसर कर लिया तो डेफिनेटली आप सेकंड पार्ट को भी बहुत अच्छे से यहां पर आंसर कर ही पाएंगे। तो आई होप चीजें समझ आ गई हो यहां पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करें कि डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030? अभी थोड़ा एनवायरनमेंट और इको का एक मिक्सचर भरा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, जस्टिफाई करना है आपको आंसर। फिर बात की जा रही है कि किस तरीके से जो शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज है फॉसिल फ्यूल से टू द रिन्यूएबल्स वो हेल्प करेगा इन अचीविंग द अबव ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन करना है, 250 वर्ड्स में आपको बोला गया है, 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। अब यदि हम फर्स्ट पार्ट यहां पर देखें जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया यहां पर 50% का जो उनका टारगेट है कि जितने भी उनके एनर्जी नीड्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से वहां पर पूरी करेंगे बाय 2030, जो कि भारत सरकार द्वारा यहां पर टारगेट भी रखा गया, क्या आपको लगता है क्या वो हम अचीव कर सकते हैं? तो ये अब एक ऐसा यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया जहां से आपका ओपिनियन आपसे मांगा गया है। तो पहले तो आप टारगेट जो रखे गए हैं भारत सरकार द्वारा उनको थोड़ा मेंशन कर दीजिए। ठीक है जी, आपने टारगेट्स मेंशन कर दिए, फिर आप बताएंगे किस प्रकार से इंडिया यहां पर परफॉर्म भी कर रहा है, कितने % ऑफ द टारगेट हमारा यहां पर अचीव हो चुका है। अब इसमें जो सबसे बड़ी हर्डल है हमारे लिए वो आपको यहां पर मेंशन करना जरूरी है। क्या हमारे लिए सबसे बड़ी जो हर्डल है वो क्या है? फाइनेंस की और टेक्नोलॉजी की। हम चाहते हैं, हमारे पास रिसोर्स भी अवेलेबल है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बट हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी और उस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता है वो अवेलेबल नहीं है। अभी भी यदि 1 मेगावाट का प्लांट सोलर का यहां पर लगाना हो इंडिया में, अभी भी 4 से 4.5 करोड़ तक की उसमें वैल्यू या उतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो वहां पर लगी रही है। तो उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हमको कम से कम तक लेके आना है ताकि जितने भी हमारे ऐसे मेजर प्लेयर्स हैं, जो छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं, वो भी इस फील्ड में आ सकें और इस प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स में सरकार की सहायता कर सकें। हर बार हर साल अराउंड हर एक स्टेट में इस तरीके की स्कीम्स वहां पर रोल आउट की जाती हैं कि जी हाँ, इस साल या इस पर्टिकुलर स्कीम के आधार पर हम 10 मेगावाट की नई जनरेशन यहां पर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और उस दौरान एप्लीकेशंस वहां पर खोल जाती हैं। सभी जितने भी ऐसे इंटरेस्टेड पार्टीज रहती हैं वो अपना प्रपोजल जाके जो भी रेगुलेटरी कमीशन वहां पर रहता है उनके पास पहुंचाती है कि इस तरीके से हम काम करेंगे, सरकार के साथ उनका एग्रीमेंट वहां पर साइन होता है। बट इन सभी चीजों में जो फाइनेंस की जो दिक्कत है और जो अच्छी टेक्नोलॉजी वाले मॉड्यूल्स या पैनल्स की जो आवश्यकता है, जो वहां पर एक नीड रहती है, वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर यदि हमने काम कर लिया, इससे रिलेटेड यदि हमने उस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन मेजर हर्डल्स को अगर वहां पर टैकल कर लिए, तो बिल्कुल
ये जो चैलेंज है या जो हमारे पास ये जो टारगेट हमने रखा गया था 50% का, ये हम बिल्कुल यहां पर पूरा कर सकते हैं। डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो वही अप्रोच आपको अपने आंसर में भी यहां पर दर्शानी है। उसके अलावा बात करेंगे किस तरीके से जो सब्सिडीज आपकी फॉसिल फ्यूल्स की थी, यदि उसे रिन्यूएबल्स में शिफ्ट कर दी जाए तो क्या वो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव जो यहां पर मेंशन है उसको हम पूरा कर सकते हैं? डेफिनेटली। यदि हमें सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर फाइनेंस की है, सरकार यहां पर इस तरीके की सब्सिडीज रोल आउट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें यहां पर बहुत सहायता मिलेगी ताकि हम उस तरीके के जितने भी टारगेट्स हैं हम उन्हें पूरा कर पाए। तो वही चीज आपको यहां पर मेंशन भी करनी है कि किस तरीके से ये सब्सिडीज हेल्प करेंगे, क्योंकि फाइनेंस की जो दिक्कत है वो सब्सिडीज के थ्रू हम यहां पर रिजॉल्व कर सकते हैं। या उस तरीके के पीपीएस थोड़े जो यहां पर साइन होते हैं डेवलपर और सरकार के बीच में कितने इतने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वहां पर बिजली बेची जाएगी, तो वो जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बहुत बढ़ा दी जाए ताकि डेवलपर भी यहां पर अच्छे तरीके से पैसा कमा सके। वो भी कोशिश करे कि अगर एक प्रोजेक्ट उसका सक्सेसफुल हो चुका है, 4 से 5 साल हो चुके हैं उसको लगाए हुए, तो डेफिनेटली एक नए प्रोजेक्ट की वहां पर शुरुआत कर सके। फिर वे फॉरवर्ड आप मेंशन करेंगे कि हमें और भी चीजों के ऊपर यहां पर काम करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें यहां पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें R&D के ऊपर यहां पर काम करने की बहुत जरूरत है। इनोवेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। साथ साथ हमारा जो इस तरीके की जो पूरी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमें रोल आउट करने की जरूरत रहेगी ताकि वैसा हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी यहां पर अवेलेबल रहे। अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, उसको डेवलप करने के बाद भी हमारे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग ना रहे ऐसे मॉड्यूल्स की, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है यहां पर। तो ये जो क्वेश्चन है, सॉरी मेरा जो अप्रोच यहां पर थोड़ा सोलर ओरिएंटेड ज्यादा हो गया है, बट आपको ओवरऑल ही रखना है। आपको यहां पर कोशिश करनी कि जी हाँ उस तरीके से हमारे जो बाकी भी सेगमेंट्स हैं, विंड एनर्जी यहां पर हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, कि सभी के ऊपर यहां पर काम करना जरूरी ही रहेगा और इन सब्सिडीज से हमें डेफिनेटली सहायता भी मिलेगी। बट सरकार को एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी है। ज्यादा सब्सिडीज इशू कर देंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वहां पर बन जाएगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच वहां पर बनी रहे कि डेवलपर भी यहां पर खुश रहे, वो भी एनकरेज रहे, ताकि और ऐसे प्लांट्स वहां पर स्थापित कर सके सरकार के लिए और सरकार का भी यहां पर टारगेट पूरा हो जाए। तो ये एक बेसिक अप्रोच रहेगी जिसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर पाएंगे। तो आई होप यहां पर आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ गई हो। फिर हम बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर बात हो रही है कि व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कि आपकी जो अप्रोच रही है वो यहां पर गलत होगी हो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर डायरेक्टली जो आपसे पूछी जा रही है मेन बॉटलनेक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं पूछी जा रही है, एग्रीकल्चर में जो मार्केटिंग सेक्शन है उससे रिलेटेड यहां पर पूछी जा रही है। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है यदि आप तभी आंसर कर पाएंगे जब यदि आपको पता होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेस रहती है मार्केटिंग की वो यहां पर क्या रहती है। तो बेसिकली यदि आइडियली अगर इसके बारे में बात करें, हो सकता है काफी एस्पिरेंट्स द्वारा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा हो, या हो सकता है उन्हें इस चीज का एहसास ही ना हुआ हो कि किस तरीके की अप्रोच यहां पर रहेगी या क्या डिमांड है बेसिकली। तो एक जनरल सा अगर हम लेआउट यहां पर देखें कैसे इस आंसर को यहां पर लिखा जा सकता है, कि पहली बात आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के बारे में बात करना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के बारे में क्या बात हुई कि जहां पर आपका फार्मर्स द्वारा प्रोड्यूस तैयार कर दिया गया, कैसे उसे मार्केट्स तक और मार्केट से कंज्यूमर तक यहां पर पहुंचाना है, वो रही आपकी डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग की बात। अपस्ट्रीम मार्केटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, हम यहां पर आने वाले समय के लिए क्या यहां पर कंजम्पशन पैटर्न रहेगा, किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड रहेगी, क्या हमारी आगे की प्लानिंग रहेगी, क्या यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, वो आपकी अपस्ट्रीम मार्केटिंग का यहां पर हिस्सा बनते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो अपस्ट्रीम मार्केटिंग से रिलेटेड तो ऐसा कुछ काम किया भी नहीं जा रहा। डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम किया जा रहा है उसमें भी नंबर ऑफ इश्यूज यहां पर इन्वॉल्व है। अब वो किस तरीके के इश्यूज हैं वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे कि जी हां अभी भी हमारे पास उस तरीके का कंजम्पशन पैटर्न फिक्स नहीं मिल पा रहा कि कैसे इस प्रकार की कोई भी अगर प्रोडक्ट है उनकी कितनी कंजम्पशन है, क्या उनकी डिमांड रहेगी। हालांकि कहीं ना कहीं जो अब एक नया समय आ चुका है सोशल मीडिया का, ठीक है जी, उसके थ्रू अब जो हम कह सकते हैं जो आपके न्यूट्रिशियस फूड्स हैं उनकी वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, ठीक है जी। तो उसको आप थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं कि जी हां उसके थ्रू हम थोड़ा बहुत यहां पर एक नई कंजम्पशन या नई डिमांड यहां पर क्रिएट होते हुए देख रहे हैं इस सभी तरीके के मिलेट प्रोडक्ट्स की। बट अभी भी उस तरीके की डिमांड जो हम चाहते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स की यहां पर तैयार हो वो हम यहां पर नहीं कर पा रहे, या उस तरीके की जो आपकी मार्केट्स की एक्सेसिबिलिटी है फार्मर्स के लिए वो हम यहां पर नहीं इंश्योर कर पा रहे। तो ये मेजर बॉटलनेक्स है आपके डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के। अपस्ट्रीम मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप तो मेजर आप यही बता सकते हैं कि सच कोई इस पर्टिकुलर फील्ड में इतना काम ही नहीं कर रहा है, या उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपस्ट्रीम मार्केटिंग है वो इतना ज्यादा अभी प्रायोरिटाइज नहीं की जा रही है। हम डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के ऊपर ही अभी बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हैं, उसी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं काम करने की, कि हम अपस्ट्रीम मार्केटिंग तक यहां पहुंच नहीं पा रहे कि जहां पर हम फ्यूचर प्लान्स यहां पर डिवाइस कर सकें कि किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न रहेगा। क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न भी
मंथ टू मंथ बेसिस पर यहाँ पर चेंज होता हुआ हम देखते हैं, कभी किसी चीज़ की डिमांड रहती है, कभी किसी फूड प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। अब यहाँ कोशिश क्या करनी पड़ेगी, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें क्या है कि हमें यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, जो हमारे द्वारा यहाँ पर इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें, सेफ रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हुए जब उन इनपुट्स का वहाँ पर यूजेज किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स वहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, जब इस तरीके की हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो की जाएंगी तो डेफिनेटली उतनी ही सस्टेनेबल मार्केटिंग वहां पर स्ट्रेटजी भी रखी जाएगी कि जी हाँ ये प्रोडक्ट्स इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं तो उनका कंजम्पशन की जो डिमांड रहेगी वो भी वहां पर बढ़ती हुई जरूर देखी जाएगी। तो ये एक बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने यहाँ पर एक बाउंसर यहाँ पर डाला है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के बारे में बात करनी है। बट हो सकता है मैक्सिमम केसेस में कि आपने यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो। यदि आप मार्केटिंग के ग्रेजुएट हैं वहाँ पर, यदि आपने MBA वगैरह किया हुआ है तो हो सकता है आपको इस चीज़ के बारे में पता हो और आप इसका आंसर बहुत अच्छे से वहाँ पर लिख के भी आए हों। बट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि मैंने कहीं पे भी ऐसे डिस्कस नहीं किया था। मार्केटिंग वाले जो टर्म्स थे, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स थे जहां पर हम टाइम एंड अगेन कह रहे थे कि जी हाँ मार्केटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हम उस तरीके से मार्केट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हमारे बहुत सारे फार्मर्स के लिए उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। या हमने मेडिसिनल प्लांट्स की मार्केटिंग से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसके पॉइंट्स अगर आपने पढ़े हों तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते थे। बट अदरवाइज एज सच हमारा कोई ऐसा डायरेक्टली एक टॉपिक नहीं था जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस करे। ठीक है जी। अब यही कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि यूपीएससी यहाँ पर पूछ लेता है, जिसके चलते हमें भी लगता है कि हमें भी अपना जो एक कंटेंट प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा बहुत चेंज करने की यहाँ पर जरूरत रहती है। बट आई होप जिन्होंने अटेम्प्ट किया हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये दोबारा से एक ऐसा टॉपिक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो कि आपने जरूर पढ़ा होगा और एक तरीके से पूछा भी जा रहा है किस तरीके से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए हेल्पफुल भी है। तो डायरेक्टली पहली तो क्वेश्चन की डिमांड है कि बताइए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है क्या। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बेसिकली ये रहता है कि आप फार्मिंग एक्टिविटीज तो कैरी आउट कर ही रहे हैं, बट उसके साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, बी कीपिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग वहां पर हो गया, ठीक है जी, इन सभी चीजों में भी एंगेज है कि मतलब आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है, आप अलाइड एक्टिविटीज भी वहां पर साथ साथ में कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बता देंगे, फिर बताएंगे किस प्रकार से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए यहां पर बेनिफिशियल है या हेल्पफुल है। अब इसमें क्या रहेगा, आप एक डेटा कोड कर सकते हैं। सिचुएशनल असेसमेंट जो सर्वे रिसेंटली इको सर्वे में मेंशन किया गया था उसमें बताया गया था कि बहुत सारे कि अराउंड 70 to 80% हमारे जो, या हो सकता है इससे ज्यादा भी आपकी वैल्यू रहे, 70 to 80% हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। अब उनके ऐसे छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, एज सच कोई एक सस्टेनेबल प्रोड्यूस वहां पर तैयार नहीं कर पाते जिसके लिए उन्हें अच्छी इनकम भी वहां पर जनरेट होती हुई दिखे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में उनके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहां पर जनरेट हो जाती हैं। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा कि पहले आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताएंगे, किस तरीके से वो यहां पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की सहायता कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि पहली बात अगर बाकी अलाइड एक्टिविटीज में भी हम एंगेज हैं या फार्मर्स वहां पर एंगेज हैं तो डेफिनेटली उस तरीके की इनकम वहां पर जनरेट करते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ सीजनल इनकम वहां पर नहीं रहेगी, बेटर रिटर्न्स उन्हें वहां पर मिलेंगे। ठीक है जी, कि अगर उन्हें अच्छी अच्छी इनकम वहां पर जनरेट हो रही है, कभी पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू, कभी बी कीपिंग के थ्रू, तो अच्छी रिटर्न्स वहां पर उन्हें मिलती जाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हम वहां पर देख पाएंगे कि डेफिनेटली जो आपका इस तरीके का जो नेचुरल फर्टिलाइजर या नेचुरल जो आपका मेन्योर है वो वहां पर यूज किया जा रहा है, जिसके चलते सॉइल फर्टिलिटी वहां पर इंप्रूव होगी। जो न्यूट्रिएंट लॉस जो होता है सॉइल का वो हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर उनकी कम से कम लगेगी, उन्हें जाके डायरेक्टली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो यहाँ पर नहीं खरीदने पड़ेंगे। जो आपका वहाँ पर अलाइड एक्टिविटीज के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोड्यूस तैयार हो रहा है उसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिएंट जो डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि डेफिनेटली अब जो करंट समय यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है हमारी पूरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट बियर करने वाले कौन से हमारे भाई बंधु हैं, यही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उनके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका एक फिक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना वहाँ पर ना रहे, वो अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहाँ पर मल्टीपल जनरेट कर सके और इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के थ्रू वो उनके लिए पॉसिबल भी है। वे फॉरवर्ड में आप मेंशन कर सकते हैं कि जी हाँ, हमें थोड़ा और एनकरेज करना पड़ेगा, सरकार को थोड़ा उस तरीके की और इनपुट्स यहाँ पर जनरेट करनी पड़ेगी ताकि उस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा सकें और जितने भी हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाते हुए उनकी जो एक इनकम या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होगा। जब इनकम यहाँ पर इंप्रूव होगी, बट साथ के साथ जो उनकी एक रिलायबिलिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि यहीं से मेरा आमदनी आएगी, यहीं से मेरा घर की रोजी रोटी चलेगी, वो भी यहाँ पर उस सोच को भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको भी चेंज कर पाएंगे। हो सकता है वो इन द लेटर रन थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी
भी आए, जब उन्हें पता लगे अलाइड सेक्टर्स में ऐसी ऐसी चीजें वहां पर हो रही हैं, बी कीपिंग से रिलेटेड स्वीट रेवोल्यूशन जैसे वहां पर इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए गए हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है उन सर्विसेज को अवेल करते हुए वो अपनी एडिशनल इनकम भी यहां पर जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को यहां पर अटेंड करने की। बट अब वो वही दोबारा से बात कि यूपीएससी ने डायरेक्टली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि हमने सिर्फ किन्हीं टॉपिक्स जब हम डिस्कस करें, जैसे यहाँ पर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमने अपने मेंस के लेक्चर्स में वहाँ पर डिस्कशन किया है, तब हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। ठीक है, या फिर जब हम स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तब हमने वहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाले सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। तो ये जो ऐसे टर्म्स हैं, ये बहुत ही ऐसे टॉपिक्स के बीच बीच में डिस्कशन हुई है इनके बारे में। एज सच हमने कोई पर्टिकुलरली अलग से टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, जो कि कहीं ना कहीं कमी भी है हमारे पार्ट पे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके से हमारा हर एक टॉपिक ऐसा हो जो यूपीएससी पूछ रहा है कि हमारे सिलेबस में से वहाँ से आए या हमारे कंटेंट में से वहाँ पर आए। बट वही है, हमें भी एक फीडबैक मिलता है कि हमें भी अपना थोड़ा कंटेंट तैयार करने की जो प्रोसेस को थोड़ा चेंज करनी है। तो कोशिश करेंगे आगे आने वाले कंटेंट में ऐसे और टॉपिक्स हम इंक्लूड करें, ताकि मेंस में जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली आप और इजीली वहां पर आंसर कर सकें। बट ओवरऑल अगर हम मेंस की बात करें किस तरीके से इको यहां पर पूछी गई थी, तो गुड क्वेश्चंस थे, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी थे, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी थे। बट अगर यदि आप बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर गुड स्कोर तो अचीव कर ही सकते हैं। सो आई होप आप में से सभी ने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हो इस मेंस एग्जामिनेशन में, और जो आगे आने वाले 2023 में यहाँ पर अटेम्प्ट देंगे, फर्स्ट या सेकंड जो भी उनका अटेम्प्ट रहेगा, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, इन द एंड इट कम्स डाउन टू द प्रैक्टिस, इट कम्स डाउन टू द कंसिस्टेंसी कि किस लेवल पर आप डेली बेसिस पर वहां पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको 7 से 7.5-8 मिनट में जब अपना पूरा आंसर लिखना होता है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन रखनी जरूरी रहेगी। सो आई थिंक सभी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, 8 क्वेश्चन हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको लगता है कोई और एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।